नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप लोग कैसे हैं? आशा है बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी पढ़ाई। तो आ जाओ बच्चों, क्लास को हम लोग शुरू कर देते हैं। एक बार आप मुझे बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से, कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जल्दी से बताएं आप लोग। हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को राधे राधे, और सभी बच्चे एकदम मस्त हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। तो भाई आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। और टॉपिक चल रहा है हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में कल हमने दांत के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। माउथ वाले सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं जहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और माउथ में आपका जीभ, आपका दांत और आपकी लार, ये तीन चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं अब हम दांत के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे, पाचन तंत्र की जब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात कर रहे होंगे थोड़ी सी दांत के बारे में। और तो कल की क्लास में मैंने आपको दांत के टाइप्स बता दिए थे, उनका कार्य बता दिया था उनके फंक्शन आपने पढ़ लिए थे। आज हम जो दांत होगा उसकी संरचना से आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। दांत की संरचना, आज की क्लास शुरू होगी कि दांत की संरचना कैसी होती है। भाई हमारा जो दांत है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब कई बच्चे कहते हैं टेलीग्राम में कि मैम आप तेज बोले वरना हमें लीड लगाकर जो है क्लास को सुनना पड़ता है। तो बेटा आवाज़ तो बिल्कुल तेज निकल रही है, अब ऐसा थोड़ी हम निकाल कर अपनी जान रख देंगे, है ना। तो भैया हाँ, आवाज़ काफ़ी तेज है, तेज बोलते हैं। और बोलते बोलते हमारा जो गला है वो ऐसा हो जाता है कि दर्द उसमें होने शुरू हो जाता है, और बहुत तेज भी हम नहीं बोल सकते, फिर खांसी आ जाएगी। तो इसीलिए आवाज़ तो बिल्कुल सही जानी चाहिए आप लोगों के पास तक। आप फ़ोन से अपनी आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आओ बात करते हैं दांत की संरचना कैसी होती है। तो जब हम हमारे दांत की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा दांत मोस्टली 4 लेयर से मिलकर बना होता है, इस तरीके से। तो आपका जो दांत होता है वो इस तरीके से 4 लेयर से आप लोग बता सकते हो मिलकर बना है। बेसिकली लेयर तो 3 ही है, लेकिन यहाँ पर इसका रूट एरिया भी हो जाता है आपके दांत का। ठीक है, ये रूट एरिया हो जाता है इस तरीके से। तो आपको ये जो आपके दांत की सबसे ऊपर की परत दिख रही है, जिसको मैं क्या कर रही हूँ प्यारे बच्चे, लाइट येलो कलर से बना रही हूँ, लाइट येलो से, इस तरीके से। तो ये आपके दांत की सबसे ऊपर की परत है। और एक परत है जिसको मैं थोड़ा डार्क येलो कलर से बना रही हूँ, ये रही। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपका जो दांत है, इस दांत की सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली परत होती है भाई इनेमल। पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनेमल इसको कहते हैं, इनेमल। हिंदी में इसको दंतवल्क कहते हैं, तो मैं दंतवल्क ही लिखवा कर चल रही हूँ। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं दंतवल्क, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनेमल। ठीक है, अब इसके जो नीचे वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, इस वाली लेयर को कहते हैं डेंटाइन, इस वाली लेयर को कहा जाता है डेंटाइन। तो ये है भाई डेंटाइन लेयर। तो इनेमल के नीचे पाई जाती है आपकी डेंटाइन लेयर। ठीक है, और मैम ये जो लाल रंग से दिख रही है ये आपकी दांतों की बेसिकली नसें हैं, जहां पर आप लोगों की दांत का जो खून है वो पहुंचता है। तो ये होती है पल्प कैविटी, इसको लिए इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से दिखाया है, क्योंकि यहीं पर यही वो दांत का एरिया है जहां पर ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये होती हैं दांत की रूट यानी कि जड़ें, ये होती हैं आपके दांत की जड़ें यानी कि रूट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा मैडम। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं दांत की। तो आपका जो दांत है ये 4 परतों में बटा हुआ है, परतें तो बेसिकली 3 है, 4 पार्ट हैं जो आपको याद करने हैं। इनेमल हो जाता है, डेंटाइन हो जाता है, पल्प, ये तो लेयर हो गई आपके दांत की 3। और नीचे होती है रूट एरिया यानी कि जड़, आपके दांत को जो पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनेमल है इसके बारे में मैं यहाँ लिखवाने वाली हूँ। तो दांत का जो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं, इसके बारे में अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। पिछले वर्षों में 2018 में, है ना, 2021-22 यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना, ये पेपर में पूछा जाता है, ग्रुप डी जैसे पेपर में तो बहुत ज्यादा। इनेमल जो होता है ये दांत का सबसे ऊपरी भाग है, लिखोगे। ठीक है,
ये दांत का सबसे ऊपरी भाग है बेटा, दांत का सबसे ऊपरी भाग या सबसे बाह्य परत इसको कहते हो। तो आपके दांत का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे इनेमल जो है ये दांत का सबसे ऊपरी भाग है या सबसे ऊपर की परत है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आउटर पार्ट ऑफ टीथ, ये होता है आउटर पार्ट ऑफ टीथ। आपके टूथ का, आपके दांत का सबसे ऊपरी भाग यही होता है जो इनेमल होता है। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात। इनेमल क्या है, सबसे ऊपरी भाग, किस कलर की होती है, बेसिकली हल्के पीले रंग की होती है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है भाई इसके बारे में, दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि ये जो इनेमल है इसको दांत का ताज भी कहते हो, तो लिखेंगे इसे दांत का ताज भी कहते हैं, इसे दांत का ताज भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी परत है जिसे दांत का ताज कहते हैं, क्राउन ऑफ द टीथ, इसी को कहा जाता है क्राउन ऑफ द टीथ। तो यही है क्राउन ऑफ द टीथ भाई, आपका जो टूथ है, आपका जो दांत है, उसने जो ताज पहना हुआ है वो कौन सी परत है, वो यही है इनेमल। इनेमल के बारे में आपने पढ़ा कि दांत का सबसे ऊपरी पार्ट है, दांत का इसको ताज कहते हैं। और मैडम आओ तीसरा पॉइंट और बताओ इसके बारे में। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। तो इनेमल के बारे में ही अभी हमारी चर्चा चल रही है भाई, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इनेमल के बारे में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इनेमल होती है इसके बारे में जो थर्ड पॉइंट है कि मैम इसका रंग कैसा होता है, ये किस कलर की लेयर होती है, इसका कलर कैसा है, तो आपने बात करी बिल्कुल ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला इसका कलर होता है। ठीक है, कहीं कहीं सफेद भी लिखा हुआ होता है, तो आपको ऑप्शन के आधार पर करना है, अगर हल्का पीला ऑप्शन में है तो वो करना है टिक, हल्का पीला नहीं है तो सफेद भी बता सकते हो। तो आप लोग बताते हो इसका जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। ठीक है, आप लोग बताकर चलते हो लाइट येलो। ठीक है, और भैया कभी कभी वाइट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम ये जो दांत की इनेमल परत है ये किस पदार्थ की बनी है। बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर जो आपको है ये पीवाईक्यू है बेटा, ये पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है कि दांत की ये जो लेयर होती है इनेमल लेयर ये किस पदार्थ की बनी होती है। तो लिखोगे यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो लिखोगे यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये प्रश्न 2 वर्षों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है बेटा, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो भाई ये बनी हुई होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट एक पदार्थ है जो कि क्या काम करता है, आपकी हड्डियों को भी बनाता है, और आपके दांत की जो सबसे ऊपर वाली परत है ये इनेमल, ये भी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है, अब इसके बारे में पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि ये जंतु के शरीर का या मानव के शरीर का, भाई हम लोग भी जंतुओं में ही आते हैं, आप सभी जानते हो हम लोग भी मानव के अंदर ही आते हैं ना। इनेमल को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, देख लो मेरे बच्चे, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा, है ना, हर बार लिखवाओगे क्या, ये बताओ। आपको जब एक लाइन एक हेडिंग डाल दी गई है हिंदी और इंग्लिश में, तो आपकी नजरें या तो हिंदी वाले कैच करेंगे, इंग्लिश वाले कैच करेंगे। तो मैं 2 बार अभी अभी बताकर चल चुकी हूँ कि इनेमल को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है बोर्ड पर मैं क्या लिख रही हूँ। मैंने लिखा है इनेमल को हिंदी में दंतवल्क कहते हैं, और मैंने लिखा हुआ भी है 2 बार। अब मैंने बस जरा सा यहाँ नहीं लिखा, तो भैया गलती हो गई, महा गलती। तो लो भैया दंतवल्क लिख लो इसको, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दंतवल्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना। क्लास क्यों देते हैं अंकित सर, रिकॉर्डेड क्लास क्यों देते हैं अंकित सर, बेटा आपकी मर्जी है, आप रिकॉर्डेड से भी चीजें सीख पाते हो, ठीक है, इसलिए। लेकिन नाम मैं तुम्हारा लूंगी नहीं, बच्चों की चालाकी होती है, नाम लिवाने के लिए करते रहते हैं रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड। भैया जिनको रिकॉर्डेड क्लास लगती है शांति से बैठकर पढ़ लो, तुम्हारा मेन मुद्दा है ज्ञान प्राप्त करना,
लोग प्रवचन सुनते हैं ऑनलाइन बैठकर, रिकॉर्डेड, है ना, जो अच्छी अच्छी बातें उनको रिकॉर्डेड सुनते हैं। तो तुम्हें तो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अब तुम्हें रिकॉर्डेड लग रहा है बेटा। शक की कोई दवाई नहीं बनी पूरे संसार में, शक की कोई दवाई नहीं है ना। अब तुम्हें शक है रिकॉर्डेड है, तो चलो मान लिया रिकॉर्डेड है, बट मेन मुद्दा तो ये है तुम्हें तो सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन ले लो, चाहे रिकॉर्डेड लेकर पढ़ लो या लाइव पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, मिठाई खाई है, बहुत सारी खाई है, ठीक है। चलो आओ, अब बात करते हैं कि मैम ये जो इनेमल होता है ये जंतु शरीर का और पादप शरीर, सॉरी पादपों की बात नहीं हो रही, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे ये जंतु शरीर का। भाई जंतुओं के अंदर ही तो दांत होते हैं, तो ये जंतु शरीर का, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, मानव का भी पूछे तब भी, ठीक है। जंतु शरीर का और मानव का सबसे कठोर पदार्थ है बच्चा, सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी में अगर मैं बात करूं सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो यही है दांत के ऊपर जो इनेमल पाई जाती है। तो ये जंतु शरीर का या मानव का भी करके पूछ लेता है कई बार। देखो पेपर में आता है, एक बार क्वेश्चन आ गया कि जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ऑप्शन दे देगा इनेमल या फिर दंतवल्क, या ऑप्शन में दंतवल्क और इनेमल नहीं है तो दांत दे देगा। भाई दांत की तो परत है ये, तो अगर इनेमल है तो इनेमल ही ठीक करना है, अगर इनेमल ऑप्शन में नहीं है तो दांत ठीक करना है ना, दांत को ठीक करके आना है बेटा। क्लियर। रफ्तार 2 पॉइंट में केमिस्ट्री बेटा मैंने बहुत बार बोला कि केमिस्ट्री चलेगी प्यारे बच्चे, ठीक है। केमिस्ट्री चलेगी कब, जब आपकी बायो या फिजिक्स खत्म हो जाएगी, कोई सा भी एक खत्म होगा तो केमिस्ट्री चलेगी फिर। क्लियर। क्विज भी कराया करो बेटा, क्विज आप सैटरडे में करते हो, जब पढ़ोगे कुछ चीजें सीखोगे तो बेटा या क्विज ही क्विज करते रहोगे। क्विज आपके लिए मैं हमने रखा है ना सैटरडे में क्विज, तो जब और दिन थ्योरी पढ़ोगे, मंडे से फ्राइडे थ्योरी पढ़ो, सैटरडे में क्विज लगाओ, ठीक है। हमेशा क्विज ही थोड़ी लगानी है बेटा, हमें क्या करना है, हमें हमेशा थ्योरी पढ़कर ही क्विज को क्लियर करना है। तो क्विज आपके लिए सैटरडे में दी हुई है हमने, कल मिलेगी आपको, जैसे पिछले शनिवार को मिली थी ऐसे इस शनिवार को भी मिलेगी, ठीक है। अब तुम ना ज्यादा बातें बातें मत किया करो, बातें बहुत करते हो, कमेंट करते ही रहते हो बेटा, आराम से पढ़ो, चीजों को समझो। बहुत बड़ा बहुत सारा सिलेबस है ग्रुप डी में साइंस का, बायोलॉजी का तो बहुत ही ज्यादा है, तो टाइम से सिलेबस खत्म कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपके लिए उतना ही फायदा होगा, है ना। तो जल्दी जल्दी हम सिलेबस को करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब तुम कमेंट कम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट्स में लग जाऊंगी और बातों कॉन्सेप्ट को फिर मैं यहाँ पे स्किप कर जाऊंगी। तो इसीलिए कमेंट कम किया करो हर क्लास में और पढ़ा ज्यादा करो, ठीक है। आ जाओ, ये देखो ये जंतु शरीर का या हमारा, कई बार क्वेश्चन आता है कि जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, या कई बार क्वेश्चन आता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। उत्तर दोनों का एक ही रहेगा, इनेमल, बस लैंग्वेज अलग अलग है। अब बालक परेशान हो जाते हो कि मैडम ने तो जंतु का बताया था, मानव का पूछ लिया। भैया सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे मानव पूछे या जंतु, बताना इनेमल ही है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल। क्लियर। आप लोग बताते हो हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी। तो जंतु शरीर का मैंने ब्रैकेट में ह्यूमन भी लिख दिया, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो जंतु शरीर या मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, ठीक है। इतने फैक्ट इसके बारे में पढ़ने हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो आपने पहला जो नंबर था इनेमल, इसको कर लिया कवर। अब बात करते हैं डेंटाइन की। चलिए आइए हेडिंग डालेंगे डेंटाइन। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो है डेंटाइन। तो आएंगे सभी बच्चे और सेकंड हेडिंग डालेंगे डेंटाइन। डेंटाइन, जो डेंटाइन होता है बेटा, डेंटाइन, इसको हम लोग डेंटाइन ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो ये जो डेंटाइन होता है ये कैसी लेयर है, ये आपके दांत की दूसरी परत होती है। तो लिखोगे यह है दांत की दूसरी परत है, यह दांत की दूसरी परत है प्यारे बच्चे, ठीक है, दूसरी परत है। क्लियर। तो आप लोग लिखेंगे इट इज द सेकेंड लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर ऑफ टीथ। आपके टीथ की क्या है, सेकेंड लेयर है। आपके टूथ की क्या है बच्चा, सेकेंड लेयर है, ठीक है, दूसरी परत। पहली कौन सी थी, इनेमल थी। अब बात करते हैं, इसका भी कलर पूछ लेता है कैसा होता है।
इसका भी जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क येलो होता है, थोड़ा गाढ़ा पीला होता है। ठीक है, तो इसका कलर हो जाता है डार्क येलो, उसका लाइट येलो था, ये हो जाता है डार्क येलो, थोड़ा सा गाढ़ा पीला। ठीक है, गाढ़ा पीला। जब हमारा दांत जो होता है उसकी जो इनेमल वाली परत थी बेटा, ये जो पहली वाली परत थी, हमारे दांत की इनेमल वाली परत हट जाती है ना, तो हमारे दांत पीले पीले लगने लगते हैं। पीलापन, जो ज्यादा पीलापन आता है वो इसी की वजह से आता है, डेंटाइन। तो डेंटाइन ज्यादा पीला कलर लिए हुए होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके बारे में, ये जो डेंटाइन होती है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपके दांत के अंदर एक गाढ़े मतलब पीले रंग का जो एक परत है वो होती है, और सेकंड लेयर आपके दांत की ये मानी जाती है। ठीक है, अब इस लेयर की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लेयर जो होती है ये किस किस चीज की बनी होती है, तो बताओगे यह जल, इसमें जल भी होता है बेटा, यह जल और खनिज पदार्थों की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जल और खनिज पदार्थों की बनी होती है। तो जो इनेमल थी वो तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जल और खनिज पदार्थ होते हैं। तो लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ वाटर, इसमें वाटर भी होता है, एंड मिनरल, और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये किस किस की बनी होती है, ये पानी और खनिज पदार्थों की बनी होती है। ठीक है, इसके बारे में इतना पढ़ना है आप लोगों को, इतने लेयर्स आप लोगों को पढ़नी है इसके बारे में। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ, जो कि है पल्प, जो कि है आपके दांत की पल्प लेयर। तो आइए बात करते हैं थर्ड लेयर की। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं पल्प लेयर की। पल्प, तो पल्प जो होता है ये आपके दांत की तीसरी लेयर है। इसको ना नर्व ऑफ टीथ भी बोलते हैं भाई, इसको आप लोग नर्व ऑफ टूथ भी बोलते हो, यानी दांत की तंत्रिका, इसको आप लोग दांत की तंत्रिका भी कहते हो। दांत की तंत्रिका है ये, है ना, ये दांत की नर्व कहलाई जाती है। कभी भी पूछे कि दांत की कौन सी परत है जिसको हम दांत की तंत्रिका के नाम से जानते हैं, तो इसी को कहते हैं हम दांत की तंत्रिका, यानी कि नर्व ऑफ टूथ, इसी को कहा जाता है। आपका जो दांत है उसमें जो मैसेज जा रहे हैं आपके दांत में, ठंडा गरम, है ना, आपके दांत में खून की सप्लाई, आपके दांत में जो भी आप फील करते हो, झंझनाहट, सेंसेशन जब होती है आपके दांतों में, वो सारी जो फीलिंग है वो यही लेकर आती है पल्प लेयर। तो ये दांत की तंत्रिका कहलाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे इसी परत के जरिए, इसी परत से रक्त दांत में पहुंचता है। ठीक है, रक्त दांत में पहुंचता है, दांत में पहुंचता है। तो कौन सी ऐसी तंत्रिका, कौन सी ऐसी लेयर है जिसके जरिए जो खून है वो हमारे दांत तक पहुंचता है, तो इसी के जरिए। ठीक है, तो ब्लड, आप लोग लिखेंगे ब्लड सप्लाई बाय दिस लेयर। ठीक है, तो इसी लेयर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई करते हैं आपके दांतों में। ठीक है, आपके जो दांत होते हैं उनमें जो ब्लड की सप्लाई होती है पल्प लेयर के द्वारा ही होती है। क्लियर? और ये आप लोग बताकर चलते हो कि ये पॉइंट मैंने लिखवाई दिया कि ये जो होती है इसी को आपके दांत का नर्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके दांत की तंत्रिका इसी को कहते हैं। ठीक, इसके बारे में इतना पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके दांत की रूट की। तो रूट तो आप लोग जानते ही हो, आपके दांत जो हैं, जो आपके दांत जकड़े हुए हैं, मतलब आपका जो दांत है इसमें ये जो रूट होती है, आपकी जो जड़ें होती हैं, ये आपके दांत को क्या करते हैं, आपके मसूड़ों में जकड़े हुए हैं, जड़ें। तो जड़ें जो होती हैं इनमें भी तंत्रिकाएं होती हैं, और ये तंत्रिकाएं इस पल्प लेयर से जाकर मिल जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो जब हम एक टूथ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चलो दिखाती हूँ आपको किस तरीके से होगा। तो जब आप अपने टूथ के डायग्राम की बात करते हैं, अपने दांत की इमेज देखते हैं, तो इस तरीके से आपको ये इमेज दिख जाती है। ये रहा आपका दांत। ठीक है, तो ये जो आपके टूथ होता है, आपका जो दांत होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये रहा आप लोगों का दांत। ठीक है, तो ये ऐसी लेयर होती है आप लोगों के दांत की जिसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लोगों को जैसे आप क्या करते हो, कई बार आपका जो दांत होता है इसके अंदर जो ये रेड रेड कलर की आपको नर्व्स दिखाई दे रही हैं,
जो आप लोगों को लाल लाल रंग की जो नर्व्स दिखाई दे रही हैं, ये जिनको मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये पल्प एरिया, ये आपके दांत का पल्प एरिया है, ठीक है। और इसी के जरिए जो आपकी नसें होती हैं आपका खून सप्लाई करती हैं आपके दांत के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आपका दांत का डायग्राम है वो समझना है कि कौन सी लेयर जो होती है वो पल्प या ब्लड की सप्लाई करती है आपके दांत के अंदर। तो आपने कहा पल्प लेयर, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी बेटा, एनटीपीसी के नोट से आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैम जी हमारा जो दांत होता है, ये हमारा दांत हमारी जड़ों से हमारे मसूड़ों में एकदम फिक्स है। तो हमारे दांत को मसूड़ों से जकड़ के रखने का काम कौन करता है? आप लोग बताते हो कि एक पदार्थ होता है सीमेंटम, ठीक है। नोट कर कर यहाँ पर आप एक चीज लिखोगे, नोट कर कर एक चीज लिखना यहाँ पर कि सीमेंटम नाम का एक पदार्थ होता है, सीमेंटम, ठीक है। तो नोट कर कर एक चीज लिखेंगे, सीमेंटम नाम का पदार्थ प्यारे बच्चे। तो बताओगे सीमेंटम, सीमेंटम दांतों को मजबूती देने का काम करता है, मजबूती से जकड़ता है, ठीक है। तो सीमेंटम जो होता है ये आपके दांतों को क्या करता है? मजबूती के साथ जकड़ता है प्यारे बच्चे। तो आपको पूछेगा कि हमारे जो दांत है वो मजबूती के साथ जकड़े हुए हैं हमारे मुंह में, तो किस पदार्थ की वजह से? आप बताओगे सीमेंटम। तो लिखोगे सीमेंटम, जैसे सीमेंटम, सीमेंट होता है, सीमेंट जब हम घर बनाते हैं तो सीमेंट लगाते हैं ईंटों के बीच में, तो एक ईंट ये सीमेंट मिस्त्री ने लगा दिया और ईंटों को चिपका दिया, तो फिर ईंट छूटती नहीं है, इतनी ताकतवर तरीके से चिपक जाती है सीमेंट से। वैसे ही आपका जो दांत है, आपके मसूड़े, आपके जो चिपके हुए हैं दांत आपके जबड़े में, वो सीमेंटम परत की वजह से है। तो सीमेंटम दांतों को जकड़े रखता है। सीमेंटम जॉइंट द टूथ, ठीक है। तो सीमेंटम ही जॉइंट करता है आपके टूथ को, आपके दांतों को। क्लियर? तो सीमेंटम भी एक पदार्थ है जो आपके दांतों में होता है, जो आपके दांतों को जकड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। समझ में आई बातें? अब हम आगे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अकलडाढ़ कितनी आती है? मैंने कहा बेटा अकलडाढ़ 2 ऊपर होती हैं, 2 नीचे होती हैं, टोटल कितनी हो जाती हैं? 4 हो जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को पूछेगा कि जो नकली दांत होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? नकली दांत, आर्टिफिशियल टीथ जो होता है, आर्टिफिशियल टीथ जो होगा वो किस चीज का बना होता है? आर्टिफिशियल टीथ जिंक ऑक्साइड का बना होता है। इसका बच्चा जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर पूछ सकता है, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको नोट डालकर लिख लेना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, जो पेपर में आ जाते हैं, इनको नोट डालकर लिख लेना। जब हमारे दांत के अंदर कैविटी होती है प्यारे बच्चे, जब हमारे दांत के अंदर टूथ कैविटी होती है, यानी आपके दांत में जो सड़न होती है, ठीक है, दांत में जो सड़न होती है, दांत की सड़न का कारण पूछ लेता है पेपर में कई बार कि दांत की जो सड़न है इसका कारण क्या होता है। तो दांत की सड़न जो होती है ये होती है जीवाणु के कारण। तो आपके दांतों में जो सड़न होती है, कैविटी, ये बैक्टीरिया करता है प्यारे बच्चे, ये बैक्टीरिया करता है। आपके मुंह के अंदर जो सड़न उत्पन्न करता है वो बैक्टीरिया। जब कभी हम मीठा खाकर सो जाते हैं, कहते हैं ना कि ब्रश करके सोना चाहिए, मैम ब्रश ना करें तो मीठा खा के सो जाएं तो क्या होगा? जब आप ब्रश नहीं करोगे और मीठा खा के सो जाओगे तो मीठे के पार्टिकल आपके मुंह में रह जाते हैं, दांतों के बीच बीच में बढ़ जाते हैं। तो दांतों के बीच में वो मीठा जो वो है मीठा, उससे थोड़ी देर में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया उत्पन्न होगा तो बैक्टीरिया उस मीठे को खाएगा और खाकर एक एसिड रिलीज करता है बेटा, जो एसिड आपके पूरे मुंह में फैल जाता है और वो पूरा एसिड आपके दांतों की जो इनेमल परत है उसको सड़ाने लग जाता है। तो आपके मुंह में जब बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया प्यारे बच्चे अम्ल रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया आपके मुंह में अम्ल कर देते हैं, आपके मुंह को अम्लीय बनाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे मुख को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। आपके मुख को अम्लीय बनाने का काम करता है बैक्टीरिया, है ना। ये क्या करता है? माउथ एसिडिक कर देता है प्यारे बच्चे, ठीक है, मेक माउथ एसिडिक। ये आपके मुंह को, आपके माउथ को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है और आपके मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। मैम कितना पीएच मान हो जाता है हमारे मुख का? तो 5.5 से कम हो जाता है हमारे मुख का पीएच मान, 5.5 से कम, ठीक है। तो बताओगे लेस देन 5.5।
तो जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो तभी आपके दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, इसको लिख लेना, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये पीवाईक्यू का मतलब पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है कि दांतों में सड़न होती है तो कितने पीएच मान से नीचे दांतों में सड़न होती है, तो बताते हो 5.5 से कम जब भी आपके मुंह का पीएच मान होगा, है ना। जब भी आपके दांत की, आपके मुख की जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू आप जानते हो बेटा, केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे कि पीएच एक स्केल होता है जो कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप अपने दांत की लार को, अपना जो लार है तुम्हारे मुंह में, उसको रखते हो पीएच स्केल पर, तो इतने, जब इससे कम पीएच मान आएगा ना तो उन्हीं के मुंह में दांत सड़े हुए पाए गए हैं। तो आपके मुख का जो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो तभी हमारे मुख में सड़न होती है, कैविटी होती है। तो टूथ कैविटी जो होती है, ये जीवाणु जिम्मेदार रहते हैं इसके लिए। जीवाणु मुख को अम्लीय बना देते हैं क्योंकि अम्ल रिलीज करते हैं पूरे मुख में और बेटा आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे आपका दांत सड़ने लग जाता है, उसी को कहते हैं टूथ कैविटी, ठीक है। रूट का एक भी पॉइंट नहीं लिखवाए भैया, हर किसी का पॉइंट लिखवाना जरूरी है, ये बताओ। रूट तुम्हें पता है ना, दांत को जकड़ के रखने का काम कर रही है रूट, उसमें क्या लिखवाऊं। मैंने आपको बताया ना कि जड़ें, आपके दांतों की जड़ें, जड़ों का क्या काम है, जड़ें तो आपके दांतों को पकड़ रही हैं तो वहां से तो आपको ऐसे नॉर्मली भी पता है भाई, आपके मुख में जब आपके दांत की जड़ उखड़ जाती है तो दांत ही अलग हो जाता है। तो दांत का काम है कि आपके दांत को जकड़ रहा है, बस सिंपल सा पॉइंट है। और एक भी पॉइंट नहीं लिखवाए का मतलब यह है, मैंने बताया था कि दांत की जो जड़ें होती हैं, जड़ें हैं, जड़ों से क्या हो जाता है आपका ये जो पल्प एरिया है ये जाकर मिल जाता है, मतलब आपके दांत को जकड़ती हैं जड़ें भी, ये भी आपके दांत को जकड़ने का काम करती हैं, ये भी आपके दांतों को जॉइंट करके रखे हुए हैं जो रूट होती हैं। तो इतना सा पॉइंट तो आप खुद भी याद कर सकते हो बेटा, है ना। या एक एक पॉइंट किताबी कीड़ा बनोगे, कुछ चीजें समझने वाली भी होती हैं प्यारे बच्चे, है ना। ज्यादा होगा तो क्या, ज्यादा होगा तो सडन कम होगी, 5.5 से ज्यादा हुआ आपके मुंह का जो पीएच है तो सडन नहीं होगी, लेकिन 5.5 से नीचे जब जाएगा तभी कैविटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नोट करके आपने 2 पॉइंट लिख लिए, नोट करके तीसरा पॉइंट और देखो। तीसरा पॉइंट ये है कि जब दांत होता है, दांत का इलाज, दांत का इलाज, कई बार जब दांत खराब होता है तो उसके कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं बेटा। तो वो ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आरसीटी। तो आरसीटी किससे संबंधित एक ट्रीटमेंट होता है, तो आप कहते हो आरसीटी दांत से संबंधित इलाज है। इसकी फुल फॉर्म होती है रूट कैनाल, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। रूट कैनाल हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम आपके दांतों की जो जड़ें हैं उनको निकालकर जड़ों में जो तंत्रिकाएं जा रही हैं उनको डैमेज कर देते हैं। तो तंत्रिकाएं जब आपके जड़ों में, आपके दांत के अंदर जो तंत्रिकाएं हैं उनको डैमेज कर देंगे, तो इससे आपके जो दांत में दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, वो होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो रूट को डेड कर दिया जाता है आपके दांतों की, जो आपकी दांत की जड़ें हैं बेसिकली उनको मृत कर दिया जाता है, जड़ों को निकाल देते हैं या मृत कर देते हैं जो रूट होती है, इसी को कहा जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये दांत के लिए होता है, ठीक है। अब आपने दांतों को पढ़ा तो इस संसार में अलग अलग जंतु के पास अलग अलग दांत है। जैसे अगर आप देखो जंतुओं के आधार पर जो दांत होते हैं, जंतुओं के आधार पर दांत, बेटा जंतुओं के आधार पर दांत, ठीक है, आधार पर दांत के प्रकार, ठीक है, दांत के प्रकार। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बना है, जंतुओं के आधार पर दांत के प्रकार। तो 4th पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, छोटा सा एक पॉइंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू एनिमल, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू एनिमल। तो भाई अलग अलग एनिमल के मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत हैं, तो आपको पूछेगा कि जंतुओं के आधार पर दांतों के कितने प्रकार हैं, आपको 2 याद रखने हैं, ठीक है, आपको 2 याद रखने हैं। मैम कौन कौन से याद रखने हैं, तो आप बताएंगे, एक होगा होमोडोंट, एक होते हैं प्यारे बच्चे होमोडोंट,
होमोडोंट, ठीक है। होमोडोंट को कहा जाता है समदंती, समदंती, ठीक है। होमोडोंट समदंती, सम का मतलब समान, और दूसरे होते हैं हेट्रोडोंट, दूसरे होते हैं हेट्रोडोंट, दूसरे हो जाते हैं भाई हेट्रोडोंट, विषम दंती जिनको कहते हैं, विषम दंती। तो जंतुओं के, है ना, जो जंतुओं के आधार पर जो दांत होते हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है होमोडोंट, एक हो जाता है हेट्रोडोंट। मैम होमोडोंट क्या होते हैं, मैम हेट्रोडोंट क्या होते हैं, तो आइए आपको बताते हैं होमोडोंट और हेट्रोडोंट, ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं होमोडोंट और हेट्रोडोंट की, पॉइंट पे पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं आता, मान जाओ। समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हो। मैम जल्दी जल्दी पढ़ाओ भैया, जल्दी जल्दी की ट्रेन कहाँ छूटी जा रही है तुम्हारी। ZNO का मतलब मैडम बेटा इसका मतलब होता है जिंक ऑक्साइड, लो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो नकली दांत जो होता है ये जिंक ऑक्साइड का बना होता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक केमिकल है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड का बनता है नकली दांत। और दांत में कई बार मसाला भी भरते हैं, जैसे दाढ़ आपकी फूट जाती है तो डॉक्टर मसाला भर देता है, तो वो भरा हुआ होता है मरकरी और चांदी का। आप इस बात को भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ते हो इस पॉइंट को, दांत का मसाला। जब आपका दांत टूट जाता है डॉक्टर के पास जाते हो तो आप फीलिंग कराते हो ना, टूथ फीलिंग कहते हैं जिसको, आप अपने दांत में क्या कराते हो, टूथ फीलिंग कराते हो, मतलब डॉक्टर मसाला भर देता है आपके दांत में, है ना। तो वो किसका भरा हुआ होता है, वो होता है चांदी और पारे का। तो चांदी, ये पारा और चांदी दोनों का मिश्रण होता है वो, जो दांत में भरा हुआ होता है, ठीक है। मैम वॉइस तेज कीजिए, बेटा वॉइस मैं कैसे तेज करूं ये बताओ, वॉइस तो आपके पास है ना तेज करने का ऑप्शन फोन में, भाई मैं तो यहाँ से थोड़ी तेज कर सकती हूँ, वॉइस तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। जानवर की पाचन चरण बता दो बेटा, मैंने जानवर के पाचन चरण बताए हैं, 5 स्टेप आपके खाने को पचाने वाले आपने पढ़े हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफिकेशन, 5 चरण मैंने बताए हैं, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर आप लोगों का जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा रही थी वो ये कि होमोडोंट क्या होते हैं, हेट्रोडोंट क्या होते हैं। अब आपको कभी भी पूछे होमोडोंट, होमोडोंट, तो भैया देखो नाम से समझ में आ रहा है, होमो मतलब समदंती, सम का मतलब समान और दंती मतलब दांत। तो ऐसे जंतु जिनके मुख में दांत एक जैसे होते हैं, तो समान दांतों, समान आकृति वाले दांत, ठीक है। तो आप लोग बताओगे समान, समान आकृति वाले दांत, ठीक है, समान आकृति वाले दांत, सारे दांत जिनके मुंह में समान आकृति वाले होते हैं उनको कहते हैं होमोडोंट, ठीक है। यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर शेप टीथ, सिमिलर शेप टीथ। तो भैया ऐसे दांत जो एक जैसे हैं सारे के सारे, सारे दांतों की शेप एक जैसी है मुंह में, तो वो होते हैं होमोडोंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल पूछे तो बताना मछली, बहुत ये पूछा गया है पेपर में, मछली वाला, ये भी PYQ है बेटा, मैंने जो PYQ क्वेश्चन है वहां पे लिख दिया है PYQ। तो फिश, मछली, ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु होमोडोंट है, यानी समदंती कौन है, समदंती जिसके मुंह में सारे एक जैसे समान दांत होते हैं उनको कहते हैं समदंती, समान आकृति वाले दांत जो होते हैं उनको कहते हैं समदंती। अब समदंती का एग्जाम्पल पूछे तो मछली, भाई उदाहरण पूछे तो आपने बताया मछली, तो मछली का मुंह खोलकर देखें तो सारे दांत एक जैसे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको समदंती का पूछा था तो मछली वहां पर सही था, ठीक है। और मैम दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, ठीक है। हेट्रोडोंट जो होते हैं जिसको कहते हो विषम दंती, विषम दंती। तो ये जानवर के प्रकार भी हो जाते हैं, दांतों के प्रकार भी हो जाते हैं, ठीक है। विषम दंती, देखो विषम का मतलब अलग अलग, सम का मतलब समान, तो समान आकृति वाले दांत थे, विषम का मतलब अलग अलग आकृति वाले दांत, ठीक है। तो जिनके मुंह में अलग अलग आकृति वाले दांत होते हैं, अलग अलग आकृति के दांत जिनके मुंह में, ठीक है, आकृति वाले दांत,
उनको कहते हैं विषम दंती। ठीक है, तो डिफरेंट आप लोग बताएंगे, डिफरेंट शेप टीथ। तो जब आप लोगों को दांत अलग अलग तरीके के दिखते हैं, कोई चौड़ा है, कोई नुकीला है, कोई गोल है, जैसे तुम्हारे मुंह में है। मैंने कहा था ना, हम इंसानों में क्या होते हैं, हेट्रोडोंट हैं। ये सामने वाले तो अलग हैं, अलग शेप है, ये साइड वाले अलग शेप के हैं, दाढ़े अलग शेप की हैं, तो हम हो जाते हैं प्यारे बच्चे क्या, आपको कभी भी पूछे हेट्रोडोंट कौन होते हैं, उदाहरण के लिए हेट्रोडोंट की बात करें तो स्तनधारी। स्तनधारी यानी कि जो भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी मैमल्स। ठीक है, तो हम मैमल्स में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। जैसे मानव हम लोग आ जाएं, गाय आ जाए, भैंस आ जाए, ये सब यानी कि ह्यूमन हो गया है, काव हो गई है, तो इन सब के मुंह में अलग अलग तरीके के दांत हैं। गाय के आगे वाले दांत थोड़े चौड़े हैं, पीछे वाले दांत हमारी तरह दाढ़ होती हैं, अलग अलग शेप के दांत हैं, तो ये हो जाते हैं हेट्रोडोंट। तो ये आपको पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया कुंदन बेटा, बहुत बढ़िया। सोना क्यों लगाया जाता है? सोना भी एक तरीके का मसाला ही है बेटा दांत का। तो कई लोग शौक में लगवाते हैं सोना कि चमके उनका दांत, कई बार शौक में लगवा, मतलब उनका शौक है प्यारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ने हैं आगे की तरफ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमन में केंद्रक कहाँ होता है? मानव के अंदर केंद्रक हर कोशिका में, बस आरबीसी में नहीं है और प्लेटलेट्स में नहीं है, बाकी हर कोशिका में है। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने बढ़ना है आगे की तरफ। तो दांत से इतने फैक्ट थे बेटा जो आपको करने थे। अब इसी में देखो कितने सारे पीवाईक्यू भी आपको मैंने करवाए है ना, कितने 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अब आ जाओ अगली बात करते हैं, और अब चलते हैं आप लोगों की जीभ की तरफ। तो दांत से इतने फैक्ट याद कर लेना। अब मुंह की ही बात हो रही है, तो मुंह के अंदर हम जीभ की बात करेंगे। अब टंग की, जीभ तो भाई बताने की तो जरूरत नहीं है कि जीभ क्या होती है ना? ये है जीभ, ये होती है प्यारे बच्चे जीभ। तो जिसे आप चिढ़ाते हो, जीभ के कई काम है, चिढ़ाने के काम आती है, बोलने के काम आती है, भोजन को निगलने के काम आती है, भोजन को उलट पुलट आपके मुंह में जो खाना है उसको चारों तरफ घुमाने के काम आती है, और आपकी जीभ जो होती है स्वाद लेने के काम आती है। ठीक है, तो जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं जीभ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जीभ सबके पास होती है, और जीभ के फंक्शन कभी आपको पूछ ले तो जीभ के जो कार्य हैं यहां से भी प्रश्न बन जाता है भाई। तो जीभ के जो कार्य है वो क्या क्या है? सबसे पहले नंबर पर आप कहोगे स्वाद के लिए इस्तेमाल होती है, स्वाद, टेस्ट। भैया टेस्ट देती है, सबको पता है ना? बोलने में मदद करती है बेटा, बोलना, शब्दों को बनाती है जीभ, स्पीकिंग में हेल्प करती है, बोलना भी जीभ का काम होता है। अगर जिनके मुंह में जीभ नहीं होती वो शब्द ही नहीं बोल पाते, गूंगे हो जाते हैं फिर वो, है ना? तो जीभ क्या काम कर रही है? बोलने में मदद कर रही है। तीसरा, भोजन को उलट पुलट करना या भोजन में लार मिलाना, भोजन में लार मिलाना। जो आपके मुंह में भोजन है, जब आप उसको चबा चबा कर खाते हो तो खाने के अंदर जो लार है, मुंह में जो लार है, वो खाने में मिलाने का काम करती है जीभ। तो भोजन में लार मिलाना। ठीक है, मिक्स सलाइवा, जीभ का क्या काम होता है? मिक्स सलाइवा इनटू फूड। तो खाने में सलाइवा मिलाना, लार मिलाना, ये जीभ का काम हो जाता है भैया। ठीक है, गाय में ऊपर के दांत क्यों नहीं होते? बेटा होते हैं, गाय में ऊपर के दांत क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, जीभ लड़ाई भी करवाती है, हाँ बिल्कुल करवाती है, जीभ लड़ाई भी करवाती है। ठीक है, पारा तो नॉर्मल तापमान पर लिक्विड होता है, हाँ जी बेटा बिल्कुल होता है। उसको चांदी के साथ मिलाकर तभी तो जमाया जाता है, अकेला नहीं भरा जाता, चांदी के साथ मिलाकर उसका अमलगम बनाया जाता है। तो पानी के चांदी के साथ मिलाकर वो रिएक्ट करता है और वो थोड़ा सा सॉलिड बन जाता है और सेट हो जाता है वो मिश्रण, जिसको आपके दांतों में भरा जाता है। ठीक है, तो ये काम होते हैं प्यारे बच्चे किसके? आप बताओगे जीभ के। जीभ चुगली भी करती है, हाँ कर लेती है चुगली भी। तो ये काम जीभ के होते हैं, बाकी तो तुम्हें सब पता ही है जीभ के जो काम है। पेपर एग्जामिनर को ये काम नहीं पता, वो तुमसे पूछता है ये पेपर में, तो तुम ये बता कर आना। अब बात करते हैं, यहां से भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बना है, यहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन बना है कि हमारी जो जीभ होती है, जीभ पर किस प्रकार की जो सेंसेस होते हैं आपके जीभ पर, कौन से सेंसेस होते हैं?
आपकी जीभ पर पाए जाते हैं स्वाद या रस संवेदी तंत्रिकाएं। तो आप लोग याद रखना, जीभ पर स्वाद, या तो स्वाद संवेदी मिलेगा, स्वाद संवेदी लिखा मिलेगा, या रस संवेदी। रस, भैया रस भी तो खाने की चीज होती है ना, तो रस संवेदी आप लोग बताते हो। ठीक है, रस संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो आप लोगों का जो जीभ है, आप लोगों की जो जीभ है, इस पर कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती है? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये भी आपका पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है कि हमारी जो जीभ होती है ये क्या करती है? तो स्वाद वाली, जो स्वाद तंत्रिकाएं हैं, स्वाद को पहचानने वाली तंत्रिकाएं, जिनको आप रस संवेदी तंत्रिकाएं भी कहते हो, ये आपके जीभ पर पाई जाती हैं। तो लिखोगे टेस्ट, टेस्ट नर्व, टेस्ट नर्व, नर्व्स आर प्रेजेंट ऑन टंग। तो आपकी जो टंग होती है इस पर पाई जाती है स्वाद या रस संवेदी तंत्रिकाएं। टेस्ट नर्व आर प्रेजेंट ऑन टंग। तो आपकी जीभ से आप स्वाद का पता लगाते हो। अच्छा मैम, जीभ पर जब स्वाद होता है तो जीभ का कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जो स्वाद का पता लगाता है? या कहीं भी कोई सा भी टेस्ट ले लो, तो भाई आप कहते हो आपकी जो जीभ होती है इस पर पाई जाती है टेस्ट नर्व्स, या एक तरीके से इनको आप स्वाद कलिकाएं भी बोलते हो। तो आ जाओ अब बात करते हैं स्वाद कलिकाओं के बारे में। पिछले वर्ष वहां से भी क्वेश्चन बना है, तो आइए हेडिंग देंगे छोटी सी, स्वाद कलिका। बेटा जो हमारी जीभ होती है इस पर पाई जाती है स्वाद कलिका, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, जिनको मैंने अभी अभी कहा, क्या कहा था? टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर भी इनको कह देते हैं, इनको टेस्ट रिसेप्टर भी कह देते हैं, या टेस्ट बर्ड भी कह देते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो किसी भी नाम से आ सकती हैं, स्वाद कलिकाएं, है ना, टेस्ट रिसेप्टर भी इनको कह देते हैं। आपकी जीभ पर पाए जाते हैं स्वाद कलिकाएं या टेस्ट रिसेप्टर। इनकी संख्या पूछता है पीवाईक्यू क्वेश्चन, पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है कि हमारी जीभ पर कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो बताएंगे दो। इनकी संख्या पूछेगा, इनकी संख्या कितनी होती है? जो हमारी जीभ पर टेस्ट बर्ड होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2 से 8,000, 2 से 8,000। ठीक है, तो 2 से 8,000 होती हैं, 2 to 8,000 होती हैं बेटा। आपकी जीभ पर देखो, अपनी जीभ को शीशे में खोलकर देखना, छोटे छोटे दाने दिखेंगे आपको आपकी जीभ पर, छोटे छोटे दाने, है ना, यही होती है टेस्ट बर्ड। तो इन छोटे छोटे दानों की संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 2 से 8,000। ये अलग अलग टेस्ट को पहचानने का काम करते हैं बेटा। 8 से 10,000 नहीं, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो 2 से 8 बताना है। ठीक है, पहली पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ होता था 8 से 10,000 के आसपास, लेकिन अब जो एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है वो 2 से 8,000 दिया होता है। ठीक है, अब आप लोग बात कर कर चलोगे कि मैम जी ये जो टेस्ट बर्ड होती है हमारी जीभ पर, क्या ये सारी की सारी सारे टेस्ट को पहचान सकती है या इनकी कुछ विशेष जगह होती है? तो भाई इन टेस्ट बर्ड की अलग अलग टेस्ट को पहचानने की कुछ जगह है। कौन कौन सी जगह होती है? तो मान लो ये तुम्हारी जीभ है, ये तुम्हारी जीभ है भाई। तुम्हारी जीभ का जो सबसे अगला हिस्सा होता है, ये जो सबसे अगला हिस्सा है तुम्हारी जीभ का, ठीक है, यहाँ कौन सी टेस्ट बर्ड होती है आपसे पूछा जाएगा। तो हमारी जीभ के सबसे अगले हिस्से पर जो हम टेस्ट लेते हैं वो होता है मीठा। कौन सा टेस्ट लेते हो भाई यहाँ से तुम लोग? मीठा टेस्ट। तो आप लोग बताकर चलोगे कि जीभ के सबसे अगले हिस्से पर जो टेस्ट बर्ड होती है वो स्वीट टेस्ट की होती है, मीठा मीठा। ठीक है, जब आप कोई मिठाई खाते हो, मीठा मीठा खाते हो, तो ये टेस्ट बर्ड आपकी सबसे अगले वाले हिस्से पर है। जब आप अपनी जीभ के थोड़े दोनों तरफ वाले हिस्सों पर जाओगे पीछे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ कौन सी टेस्ट बर्ड आपको देखने को मिलती है? तो यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड आपको देखने को मिलेंगी वो मिलती है नमकीन टेस्ट वाली। कौन सी भाई? नमकीन। जब आप कोई नमकीन चीज खाओगे, नमकीन सॉल्टी, कोई भी नमक वाली जब आप चीज खाओगे तो उसका स्वाद यहाँ मिलेगा। और ये टेस्ट बर्ड जीभ के कॉर्नर्स पर होती है, बीच में नहीं होती। ये भी प्रश्न आता है कि स्वाद कलिकाएं कहाँ होती हैं? तो जीभ के कोनों पर होती हैं, याद रखना, जीभ के कोनों पर होती हैं, जीभ के कोनों पर। ठीक है, ये कोनों पर पाई जाती हैं बेटा,
कोनों पर, ठीक है, जो कॉर्नर है आपकी जीभ के वहां पर, जैसे कॉर्नर है साइड में, ठीक है, तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है, कॉर्नर और ऑफ टंग। तो जो जीभ के अंदर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये 2 से 8,000 होती है, और कहाँ होती हैं? जीभ के कोनों पर पाई जाती हैं, ठीक है, जीभ के कोनों पर। अब मैम और पीछे की तरफ बढ़े तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा? यहाँ पर जब आप लोग टेस्ट बर्ड की बात करते हो तो यहाँ से लेते हो खट्टा टेस्ट, खट्टा, गोलगप्पे जाकर खाना, भाई खट्टा वाला पानी दे, शार टेस्ट यहाँ से लेते हो, खट्टा टेस्ट, ठीक है। और जीभ का जो सबसे पीछे वाला एरिया है यहाँ से आप लोग कड़वा टेस्ट लेते हो, यहाँ से आप लोग कड़वा। कभी कोई कड़वी चीज खाना तुम, जीभ के पिछले हिस्से पर ही कड़वापन सा लगता रहेगा, है ना, तो बिटर, यहाँ से आप कड़वा टेस्ट लेते हो, यहाँ से आप बिटर टेस्ट लेते हो, कड़वा। तो ये सीक्वेंस आपको आया हुआ है पेपर में, ये सीक्वेंस आपको पूछा गया है। नंबर लिख के भी दे देगा इस बार, ऐसे भी हो सकता है, नंबर 1 यहाँ लिख कर दे दे, जैसे नंबर 1 यहाँ लिख कर दे दे, नंबर 2 यहाँ दे देगा, नंबर 3 यहाँ लिख देगा, और नंबर 4 यहाँ लिख देगा, और कहेगा कि बताइए जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं हैं इनका सही क्रम क्या है, इनका सही क्रम क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि बेटा गूंगे जो होते हैं उनकी जीभ, ऐसा नहीं है कि जीभ बिल्कुल ही नहीं है, उनकी जीभ होती है, बट वो जीभ की शेप जो है बहुत मोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो टेस्ट तो वो पहचान सकते हैं बट शब्दों को नहीं बोल पाते, आ ऐसे वो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन शब्दों को नहीं बता पाते। क्लियर? क्लियर? अब ये आपने समझ में आई बात? मैम जी ये मछली क्या होता है? अरे भैया बेटा कोई इनको बताना मछली क्या होता है, आ जाओ आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक। अब मिर्ची का टेस्ट कहाँ से लेंगे बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो बेटा मिर्ची जो होती है उसका बेसिकली कोई टेस्ट नहीं होता। मिर्ची, आप हाथों में मिर्च काटो, आपके हाथों में भी जलन हो जाती है मिर्च से, आप यहाँ हाथ लगा लो यहाँ भी मिर्ची लग जाएगी, यहाँ हाथ लगा लो यहाँ भी मिर्ची लग जाएगी, है ना। तो आप लोग जो है तीखी मिर्च जो होती है, मिर्ची का हाथ जो टेस्ट है वो आपकी हाथ भी फील कर लेते हैं कई बार, है ना। तो जो आपकी मिर्ची का कभी भी पूछता है तो आप जहाँ कड़वा है यहीं पर बता सकते हो तीखा, लेकिन तीखा कोई टेस्ट नहीं होता, तीखापन जो होता है ये आपकी जो वो होती है प्यारे बच्चे स्किन, वो भी फील कर सकती है। तो इनमें से कोई भी ऐसा टेस्ट बता दो आपकी जो आपकी स्किन टेस्ट कर लेती हो। आपने सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया और सब्जी को हथेली पर रख लिया, तो क्या आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा नमक है सब्जी में? नहीं पता चलेगा। आपने चाय में बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी, बहुत ज़्यादा मीठी कर दी, आपने हथेली पर रखकर आपको पता चल जाएगा बहुत ज़्यादा मीठी हो गई? नहीं। आपने जो करेला है उसको हथेली पर रखा, आपको पता चलेगा कि ये कड़वा है। आपने कोई भी खट्टी चीज हथेली पर रखी, आपको पता चलेगा ये खट्टा है। लेकिन आप बहुत चटपटी हरी मिर्च को काट दो अपने हाथों से, आपके हाथों में लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत ही चटपटी मिर्च है भैया, है ना, ये तो बहुत ही चटपटी मिर्च है। तो आप लोग बताओगे मछली एक स्तनधारी है। ओ बेटे मौज कर दी बेटा, मौज, मछली एक स्तनधारी है। तो भैया हम क्या हैं? हम मछला वाले स्तनधारी हैं। मछली एक मछली है, मछली आती है मछली के उसमें वर्ग में, फिशीज वर्ग में आती है मछलियां जो पानी में रहती हैं, ठीक है। नेट में जाके देख लेना आज। तो आ जाओ, आपने पढ़ा आपकी जीभ पर जो सीक्वेंस होते हैं ये इस तरीके से हैं। तो जीभ का सबसे अग्रभाग, ये कौन सा हिस्सा होता है? अग्रभाग है जीभ का, सबसे अग्रभाग बोले तो सबसे एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट है आपकी जीभ का। तो आपकी जो जीभ होती है जिसका सबसे अगला हिस्सा जो होता है वो कौन से टेस्ट को बताता है? तो आपने कहा मीठा, ठीक है। और जीभ का अग्र से पश्च भाग ये वाला हो जाता है अग्र से पश्च, अग्र से पश्च भाग, ठीक है, मतलब आगे से पिछले वाला भाग, ये हो गया आगे से पिछले वाला, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है ये, ठीक है, आगे से पिछला वाला भाग। तो पेपर में आएगा कि जीभ पर आगे से पिछले वाले भाग पर कौन सी स्वाद कलिकाएं हैं? तो आगे से पिछले वाले पर नमकीन। आपको पूछेगा जीभ के सबसे पीछे वाले भाग पर, तो सबसे पीछे वाला तो ये हो गया भैया, सबसे पीछे वाला भाग तो ये हो गया, सबसे लेटरल जहाँ कड़वापन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। और पीछे से अगले भाग पर, पीछे से अगला, पीछे से अगला ये हो गया, है ना, जहाँ पर खट्टा टेस्ट आ रहा है।
ऐसे आपको पूछेगा पेपर के अंदर। तो सबसे अगले भाग पर क्या होता है? मीठा। अगले से पिछले भाग पर होता है नमकीन। सबसे पीछे पर कड़वा, और पिछले से अगले भाग पर खट्टा होता है। ऐसे बताना है, ठीक है। मुंह में पानी क्यों आता है? क्योंकि आपके मुंह में लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों का काम होता है भोजन को देखकर, भोजन की सुगंध को सूंघकर लार बनाना, और आपके मुंह में लार आने लग जाती है। चलो आओ, तो ये आपने पढ़ा आपकी जीभ के बारे में। जीभ से सिर्फ इतना आपको तैयार करके ले जाना है, ठीक है, पेपर के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा पेपर में कि जो जीभ होती है, ब्लू व्हेल जो होती है, ये प्यारे बच्चे आप लोगों की स्तनधारी की कैटेगरी में आती है ना। और मछलियाँ जो होती हैं, जिनके पास फेफड़े नहीं होते, जिनके पास गिल्स होते हैं, वो मछली हैं। जिनके पास फेफड़े हैं वो स्तनधारी। तो व्हेल के पास फेफड़े होते हैं, वो स्तनधारी है, ठीक है। पायरिया कैसे होता है? दांतों में पायरिया। पायरिया बेटा आप लोगों को एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो जब बीमारियां पढ़ाऊंगी तो पायरिया भी पढ़ाऊंगी। जीवाणु ही होता है वहाँ, आपका प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटोजोआ आपके दांतों में अंदर जाकर इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। कई बार उसको जीवाणु के द्वारा भी समझा जाता है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिश एक क्रोकोडाइल है। तो आपने यहाँ तक ये चीज़ें करी, अब टाइम भी हो चला है। अब जैसे ही मैं आपकी दूसरी चीज़ शुरू करूँगी, सलाइवा, तो अगली क्लास में हम लोग लार के बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। मंडे को आप लोग सलाइवा करोगे, लार। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, बेटा आपको जो कल क्विज लगानी है, उस क्विज में जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं, जैसे मुझे लगा कि हम इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट सैटरडे मतलब फ्राइडे तक। तो मैंने आपको आंत वाले सेक्शन से, पेट वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन दिए हैं, लार वाले सेक्शन से भी दिए हैं। अब अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा कि ये टॉपिक तो भी हमने करा नहीं है, ये चीज़ तो भी पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो उस क्विज का मतलब है कि आपको जितने आ रहे हैं क्वेश्चन आप लगा लो। अब जब आप इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लोगे तो दोबारा से एक बार और फिर इस क्विज को लगा लेना पर्सनली बैठकर, तो वहां से आप पूरे क्वेश्चन जो है वो लगा पाओगे। तो अब आप जितने क्वेश्चन लगा पा रहे हो, क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग पहले ही दे चुके होते हैं, वो क्विज सेट करनी होती है सिस्टम में, तो वो पहले ही क्वेश्चन दे चुके हैं हम। और तब तक मेरा आइडिया ये था कि तब तक हम इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट, बट क्योंकि धीरे धीरे हम चल रहे हैं, चीज़ों को समझाकर चल रहे हैं, तो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में बचा हुआ है। तो जितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कर लो, जितने नहीं कर पा रहे हो उसे देखकर परेशान मत होना, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात? तो वो आप बाद में कर लेना फिर, ठीक है। चलो तो धन्यवाद। कल सैटरडे है, सैटरडे में क्विज लगाना, जितने क्वेश्चन बनने हैं कर लेना, देखकर परेशान मत होना कि ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा। सब बनेंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। अभी तो चैप्टर रहता है काफ़ी सारा, तो तब एक बार चैप्टर कर लो, तो तब सारे पेपर वो क्वेश्चन बना लेना अपना, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।